मैं सत्यवान आर्य, सहाचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे तथा उसकी व्याख्या को समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे व्याख्या को समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। मालवों के सकंदवार में युद्ध परिषद देवबल परिषद के सम्मुख मैं ये विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव क्षुद्रकों में हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो यवन शासक हैं यवन शासक सिकंदर जो इस देश पर हमला करने के लिए आए हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों को जीतते चले जा रहे हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ मालवों और क्षुद्रकों में एक संधि हुई है और वे उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगरण का प्रवेश परिषद में हर्ष, सब कुमार सिंगरण की जय। नागदत्त, मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी और विरजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। तो जैसे ही मतलब चंद्रगुप्त को सेनापति बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो एक अधिकारी नागदत्त उसका विरोध करता है। सिंगरण, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही में संधि विग्रह का भी कार्य करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति मैं स्वयं देख आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ और मेरी भी एक प्रार्थना है। उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य की गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। यहाँ जो सिंगरण हैं वे अपनी बात रख रहे हैं। सिंगरण मालव गणमुख्य के कुमार हैं और वे कहते हैं कि सिकंदर का जो पर्वतेश्वर से युद्ध हुआ और जिसमें पर्वतेश्वर की पराजय हुई, तो उसकी दशा में देख चुका हूँ और मुझे चंद्रगुप्त पर विश्वास है। तो मेरी बात को समझने के लिए आप चाणक्य की बात को पहले सुने, उसके बाद निर्णय करें। गणमुख्य आर्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य, व्यासपीठ से उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लिच्छवियाँ और विरजियों का अपकार करने वाले मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त के का ही उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। उसी के प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी
हो गया, जिससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोहिणी सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नोबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त का ही वर्ण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। तो यहाँ जैसे ही मतलब मालवों की और क्षुद्रकों की एक युद्ध परिषद चली हुई है, उसमें चाणक्य मालवों को समझा रहे हैं कि इस समय चंद्रगुप्त सबसे विश्वसनीय और योग्य सेना नायक साबित हो सकता है और चंद्रगुप्त की रणनीति के कारण ही यवन सेना में भी विद्रोह उत्पन्न हो गया है और पर्वतेश्वर जो पंचनंद नरेश है वह भी यवन सहायता नहीं करेगा। इसलिए हमें सबको मिलकर के चंद्रगुप्त को ही अपना सेनापति बनाना चाहिए ताकि हम सिकंदर के होने वाले हमले या आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। नागदत्त, ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों का एकनिष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालव और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गण राष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। तो चाणक्य फिर समझा रहे हैं कि हमें मिलजुल कर युद्ध करना चाहिए, उसी से हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। नागदत्त, समझ गया। चंद्रगुप्त को इस सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंगरण, अन्नपान और वैश्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। यानी सेना को अन्न पान कराने के लिए और दवा संबंधी उसकी सेवा करने के लिए स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है, ऐसा सिंगरण ने बताया। गणमुख्य, यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त का वर्ण करने की आज्ञा परिषद देती है। और इन सब ने मिलकर के चंद्रगुप्त को सिकंदर के विरुद्ध अपना सेनापति बनाया है। मालवों और क्षुद्रकों ने, संवेद, जयघोष और सब मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला दृश्य बदलता है। पर्वतेश्वर का प्रासाद, पर्वतेश्वर का महल। अलका, सिंगरण मेरी आशा में होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निवृत्त में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, अलका बड़ी दुविधा है। अलका, क्यों पौरो? पर्वतेश्वर, मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना देश को लौट रही है। इस गद्यांश में पंचनद पर्वतेश्वर और अलका की आपस में वार्तालाप हो रहा है और पर्वतेश्वर अपनी समस्या अलका को बतला रहे हैं कि मैंने तुमको ये आश्वासन दिया है कि मैं मालव युद्ध में भाग नहीं लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है और वह 8000 अश्वारोहियों की सहायता मुझसे चाहता है कि मैं सिकंदर की सहायता करूं, जबकि मैं
इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहता। अलका अन्य मनस्क होकर हाँ कहते चल। पर्वतेश्वर तुम क्या कहती हो अलका? अलका मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर बतलाओ मैं क्या करूं? अलका जो अच्छा समझो, मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी, फूलों से गुंथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी। आह। पर्वतेश्वर क्या कह रही हो? अलका गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख, प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ने रही है कोमल धूल, कादम्बनी उठी ये ढंकने वाली दूर जल्दी के फूल, समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र से अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ बैठो मत मौन, मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। अलका एक श्रृंगार रस का गीत गाती है और अलका की इच्छा है कि पर्वतेश्वर जो यवन सम्राट हैं उनकी सहायता ना करे, यानी सिकंदर की सहायता के लिए वे सेना न भेजे, और पर्वतेश्वर का ध्यान हटाने के लिए वह इस श्रृंगार रस के गीत को सुनाती है। पर्वतेश्वर अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया है? अलका मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूं? अलका यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर बड़ी विडंबना है। अलका पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होंगे कि वह संधि नहीं पराधीनता की स्वीकृति थी। अलका पर्वतेश्वर को समझा रही है कि पराधीनता से बढ़कर के कोई विडंबना, कोई दुख या कोई कष्ट नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि आपने जो सिकंदर के साथ संधि की थी वह आपको पराधीन करने की ही आपने स्वयं अपने को पराधीन रखने की स्वीकृति मानो दी थी। प्रोतेश्वर मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कोई बहाना ढूंढ लूँगा। तो प्रोतेश्वर अलका से कह रहे हैं कि 8000 की बजाय मैं 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर के वहाँ पहुँच जाता हूँ और फिर वहाँ कोई बहाना ढूंढ लूँगा। यानी मैं मामूली सहायता करके अपना राज्य भी बचाना चाहता हूँ और बहुत अधिक जो सहायता है मैं सिकंदर की नहीं करना चाहता। अलका मन में मैं चलूँ, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। प्रकट अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी, यहाँ अकेले क्या करूंगी? पर्वतेश्वर के साथ प्रस्थान। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूरी पर कुछ नावें। मालविका मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंगरण को कहाँ छोड़ा? मालविका आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिकों से तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक अभी 4 योजन तक, यवनों का पता नहीं। यानी 4 कोस तक अभी यवनों का कहीं अता पता नहीं है, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालों की 50 हिंसरिकाएं नावें, मालों की 50 नावें वहां निरीक्षण कर रही हैं, उन पर धनुर्धर हैं। सिंगरण प्रवेश करके वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मार्ग आश्चर्य है। चंद्रगुप्त आश्चर्य कुछ नहीं। सिंगरण क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुलाम आए हैं और तो चंद्रगुप्त चिंता नहीं। कल्याणी के मार्ग सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंगरण थोड़ी सी श्रीकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। तो चंद्रगुप्त सिंगरण को आश्वस्त करता है
कि हम मिलकर के सिकंदर के हमले का सामना करेंगे। सिंगरण, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उसकी सामग्री को नष्ट करने के लिए। सिंगरण संकेत करता है, नावें आती हैं। मालविका, तो मैं सिकंदरवार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है, एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतरती है। सिंगरण आश्चर्य से, तुम अलका? अलका, पुरुषेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालूओं की नावें घूम रही थी, मैं जानबूझकर पुरुषेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। अलका अपने तरीके से सिंगरण के पास पहुंचती है और वह उन्हें सूचना देती है कि पुरुषेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है कि वह सिकंदर का साथ नहीं देगा, परंतु वह कुछ सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता करने के लिए आया है और मैं यही सूचना देने के लिए बंदी होकर के यहाँ आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालो रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालो के संधि विग्रिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंगरण, तुम दूत हो? यवन, हाँ। सिंगरण, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालो नेता आकर मुझसे भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। तो यवन है वह सिंगरण से कह रहा है कि देवपुत्र यानी सिकंदर ने आज्ञा दी है कि मालो के नेता मुझसे आकर के भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का वे इंतजाम करें। सिंगरण, सिकंदर से मालूम की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। सिंगरण, यवन जो सैनिक है, जो दूत है, उसको कह रहे हैं कि सिकंदर की मालूमों से ऐसी कोई संधि नहीं हुई कि हम सिकंदर की बात को माने या उसकी हम सहायता करें। हाँ, हम बातचीत कर सकते हैं, चाहे मतलब सभा हो या रणभूमि हो, हम दोनों में ही बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यवन, तो यही जाकर कह दूं? सिंगरण, हाँ, जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। रक्षकों के साथ यवन का प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालो, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। तो चंद्रगुप्त सिंगरण से कह रहे हैं, जो कि मालो देश के बड़े अधिकारी हैं, कि हम लोगों ने सिकंदर से दुश्मनी या शत्रुता लेकर के एक बड़ा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है, अब हमें इसका निर्वाह भी करना होगा। सिंगरण, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। सिंगरण चंद्रगुप्त को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम अपने जीवन की बाजी लगा कर के भी हम अपने देश की रक्षा करेंगे और हम सिकंदर के विरुद्ध लड़ेंगे। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरी साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। यहाँ जो चंद्रगुप्त हैं, वे सिंगरण को भारतीय और यवनों की जो युद्ध नीति है उसके बारे में बतला रहे हैं। चंद्रगुप्त कह रहे हैं कि जो यवन लोग हैं, वे
आर्यों जैसी रणनीति को नहीं अपनाते, यानी वे विभिन्न जो सिद्धांत हैं जो मानवता पर आधारित हैं उसका पालन नहीं करते। भारतीय जो सैनिक हैं वे किसानों को कुछ नहीं कहते, किसान लोग अपनी खेती कर सकते हैं, लेकिन जो यवन सैनिक हैं वे आतंक फैलाना जानते हैं और वे किसानों को भी लूट लेते हैं और सामान्य प्रजा को लूटना, उनके गांव को जलाना उनके लिए बहुत ही साधारण कार्य है, बल्कि ये भी युद्ध जीतने की उनकी एक रणनीति का ही अंग या हिस्सा है। सिंगरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रसारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंगरण, क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। चंद्रगुप्त सिंगन से कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य जो बाहरी आक्रमणकारी यवन हैं उनको यहाँ से भगाना है, उनको अपने देश से दूर रखना है और इसके लिए हमें शत्रुओं जैसी युद्ध नीति का ही पालन करना पड़ेगा। यानी युद्ध जीतने के लिए हमें ज़्यादा नियम कायदों में बंधने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी विजय हो ऐसे नियम या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगरण, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी। चलिए सबका प्रस्थान।